एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे विच इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल साइंस का एंड आज इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। सो in the previous chapter we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies। तो हमारा जो पिछला चैप्टर था वो था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करी थी, जिनमें से एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि जब हम पावर को गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिटेल में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसको फेडरलिज्म बोला जाता है। जब हम पावर की वर्टिकल डिवीजन कर देते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर को डिवाइड कर देते हैं, इसे ही फेडरलिज्म बोला जाता है। एंड आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. ठीक है? We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. तो सबसे पहले तो हम फेडरलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे जनरल टर्म्स में, फिर हम समझेंगे कि कैसे फेडरलिज्म को इंडिया में इसकी प्रैक्टिस करी जाती है एंड इसकी क्या थ्योरी है। तो हम इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करेंगे इंडिया में, ठीक है। Then a discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice। तो सबसे पहले तो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ने फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, मजबूत कर दिया, ठीक है। Then towards the end of the chapter we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism। and chapter के end में हम local government के बारे में बात करेंगे। local government क्या है? it is the third tier of the government, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यू टायर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ये थर्ड टायर है हमारी गवर्नमेंट का एंड लास्ट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये फेडरलिज्म होता क्या है। हम यहाँ पर श्रीलंका एंड बेल्जियम के एग्जाम्पल को देखते हुए बात करेंगे, बिकॉज पिछले चैप्टर में हमने श्रीलंका एंड बेल्जियम के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है। सो let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter। हम पिछले चैप्टर में जो हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा, अब उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments। तो आप देखोगे कि बेल्जियम में एक बहुत ही मेजर चेंज था। क्या मेजर चेंज किया था उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन था जो बेल्जियम का, उसमें उन्होंने मेजर चेंज किया। क्या चेंज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया एंड फिर उन पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट्स में शेयर कर दिया। तो इससे क्या हुआ? पावर को शेयर किया गया, ठीक है। देन regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers। जो regional governments थी वो बेल्जियम में पहले भी exist करती थी एंड उनकी roles and powers उनके पास होते थे। Then they had their but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government। लेकिन इन regional government के पास जो power होती थी, central government उन power को withdraw कर सकती थी। तो फिर change क्या किया इन्होंने? The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government। तो 1993 में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज आया कि अब जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं एंड अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चेंज आया था 1993 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब ये चेंज आया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब वो जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी, तो इस चेंज से क्या हुआ, जो बेल्जियम है वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल लेवल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के पास सारी पावर होती है, एंड जो भी सबऑर्डिनेट लेवल्स पर जो स्टेट है, जो रीजन है, वो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो रीजनल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इससे क्या हुआ, बेल्जियम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। ठीक है, तो ये चेंज आया। देन श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिस पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। लेकिन श्रीलंका क्या एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बना रहा, जिसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास सारी पावर होती थी। ठीक है, पावर है। ठीक है, द तमिल लीडर्स वांटेड श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका क्या बने, एक फेडरल सिस्टम बने, जिसमें जो रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उनको पावर मिले एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब उनके सबऑर्डिनेट ना हो। ठीक है, हमने देखा कि श्रीलंका में कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती थी, वो अपनी मनमानी करते थे, जिस वजह से माइनॉरिटीज की बातें नहीं सुनी गई, उनकी नीड्स को इग्नोर किया गया, एंड देन श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। तो हमने श्रीलंका बेल्जियम दोनों का केस देखा था। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने देख लिया। अब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म होता क्या है, ये डिवीजन ऑफ पावर है। इसमें क्या होता है, ये एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी में एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, मतलब जैसे कि स्टेट हो गया या फिर रीजन्स में, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, विलेज हो गए। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसे जब डिफरेंट लेवल्स में हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसी को फेडरलिज्म बोला जाता है। ठीक है, then usually a federation has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are government that at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of their state. तो जो फेडरेशंस होती हैं वो कंट्री जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म में मोस्टली क्या होता है, कॉमनली दो इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक लेवल होता है सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे देश के इंटरेस्ट, पूरे देश के डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंस गवर्नमेंट, जो कि स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, हमारी कंट्री में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड देन लोकल गवर्नमेंट भी है, जो कि विलेजेस एंड सिटीज से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यूजुअली फेडरेशंस में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है यूजुअली। ठीक है, तीन भी हो सकती हैं। देन both these levels of government enjoy their power independent of the other. लेकिन फेडरेशन में होता क्या है, फेडरलिज्म में होता क्या है कि ये दोनों जो लेवल है गवर्नमेंट के, इनकी खुद की इनके पास पावर होती है एंड ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता है। ठीक है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दे एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये मैप गिवन है, इस मैप में बताया कि कौन से कंट्रीज हैं जिसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। ये जो ब्लू कलर में जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राजील, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ठीक है, नाइजीरिया, इथोपिया, तो ये कंट्रीज हैं जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैप में बता रखा है। ओके, सो यहाँ पे बता रखे हैं देयर सिटीजन्स मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। एंड ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इन कंट्रीज में जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी पॉपुलेशन का 40% है। ठीक है, ओके, नाउ so in this sense federations are contrasted with the unitary governments. Under the unitary system either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. तो देखो इस सेंस में कि जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इस सेंस की अगर हम बात करें तो फेडरेशंस को यूनिटरी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, मतलब कंपेयर किया जाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ज्यादातर तो उसमें एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके पास सारी पावर होती है, एंड अगर दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं
तो वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर, सेंट्रल अथॉरिटी पर, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है। लेकिन फेडरेशंस में क्या होता है, द सेंट्रल बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता है। अगर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो भी यूनिट्स हैं गवर्नमेंट की वो सारी उस पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता, फेडरेशंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Then state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. तो ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी खुद की पावर होती है एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। ये दोनों जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपने अपने लोगों को आंसरेबल होती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लोगों को आंसरेबल होगी एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लोगों को आंसरेबल होगी। ये दोनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते हैं एंड दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है, ओके। Now let us look at some of the key features of federalism. अब हम फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। So friends, फेडरलिज्म का पहला मेन फीचर है देयर आर 2 or more levels of the government। तो ये तो हम जानते ही है, यही तो फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा होते हैं लेवल गवर्नमेंट के, ठीक है। 2 or more levels of government are there in a federalism, ठीक है। सेकेंड इसका फीचर है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो हम जानते हैं कि जो अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट के, ये है तो अलग अलग लेकिन ये सेम पीपल को ये तो गवर्न करते हैं। जो कंट्री के सिटीजंस हैं उन्हीं को तो ये सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे पीपल तो सेम है लेकिन जो गवर्नमेंट के टायर्स है, जो लेवल्स हैं वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड का यूज हुआ है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का क्या मतलब होता है कि जुरिडिक्शन वो एरिया है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का यूज कर सकती है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हरियाणा है, हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हरियाणा की जो बाउंड्रीज डिसाइडेड है उसके अंदर अपनी पावर का यूज कर सकती है। तो ये क्या हो गया, उसका जुरिडिक्शन एरिया हो गया, ठीक है। जुरिडिक्शन इसे हम कहते हैं। सो देखो अलग अलग जो लेवल है गवर्नमेंट के उनका जुरिडिक्शन एरिया अलग अलग है एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन है कि हर एक जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका जुरिडिक्शन एरिया क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जुरिडिक्शन एरिया कितना होगा, कोई रीजनल गवर्नमेंट है तो उसका जुरिडिक्शन एरिया कितना होगा, उसमें वो क्या अपनी पावर्स का यूज कर सकते हो, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये इसका एक सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर क्या है, डिस्कस कर ही लिया हमने, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि अलग अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनका जुरिडिक्शन एरिया अलग अलग है। अब मान लो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उसी स्टेट गवर्नमेंट, अब उसका जुरिडिक्शन एरिया क्या है और वो कितनी पावर्स का यूज कर सकती है। सो ये सब पहले से ही मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है ना उनमें पहले पावर्स डिसाइडेड है और जो जुरिडिक्शन एरिया है वो पहले से ही मेंशन्ड है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे की फीचर रीड करते हैं, The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. इसका क्या मतलब है कि fundamental provisions जैसे कि हमारे fundamental rights हो गए, fundamental duties होगी, इनको कोई एक level of government change नहीं कर सकती है। मान लो कि कोई state government है तो वो fundamental rights को change नहीं कर सकते। अगर कोई change करना है तो state government के consent के बाद ही change होगा, यानी कि जो दोनों level of government है उनकी जब एक्सेप्टेंस होगी तभी कोई चेंज होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस है उनमें चेंज करने के लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन्ड है both the level of government। यहाँ पे फिफ्थ फीचर रीड करते हैं, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court act as an umpire if the dispute arises between different level of government in the exercise of their respective powers। तो जो कोर्ट है वो एक टाइप से अंपायर का काम करता है। जो कोर्ट है वो क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस गिवन है और यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ है, मान लो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जुरिडिक्शन एरिया के बाहर अपने पावर का यूज कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, जो कोर्ट है वो क्या
करेगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी स्टेट अपने ज्यूरिडिक्शन के बाहर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता है, तो फिर वो उसे नेसेसरी डिसीजंस लेगा, ठीक है, जो भी पनिशमेंट देनी है। ओके, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो कैसे काम कर रहा है, एक अंपायर की तरह काम कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि जब भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कौन हैंडल करता है, कोर्ट हैंडल करता है, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब बात करते हैं सिक्स्थ फीचर की। Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। अब ये हमारा सिक्स्थ फीचर है। इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे होगी, तो ये सारे प्रोविजंस पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है पहले ये बताओ। तो देखो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट में मान लो कोई डेवलपमेंटल स्कीम ला रहा है, कुछ भी अगर जिसमें पैसा स्पेंड होगा, अगर ऐसा कोई भी वर्क हो रहा है तो वो पैसा कहां से आएगा, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, क्या क्या अलग सोर्स ऑफ इनकम होने वाले हैं। तो देखो, जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, इट इज द टैक्सेस। जो हम सिटीजंस टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट को, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या फिर जीएसटी जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो अलग अलग टैक्सेस हैं जो कि हम सिटीजंस पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम जहां से उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं and let's discuss the seventh key feature. So the federal system thus has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country as well as at the same time accommodate the regional diversity. So friends, ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की फीचर होना चाहिए, क्योंकि देखो हम जानते हैं, जैसे हमने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा, बेल्जियम में क्या हो रहा था कि रीजनल क्लैशेस हो रहे थे, जो अलग अलग रिलीजन, जो अलग अलग कास्ट के लोग थे उनके बीच में क्लैशेस हो रहे थे। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस होते हैं हर कंट्री में और ये कोई बुरी बात नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे जो रीजनल डिफरेंसेस ये गए, इनको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे यूनिटी बनाई रखी जाए कंट्री में, ये सब किसके फीचर होते हैं, किसका काम होता है, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है, ठीक है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो सेफगार्ड करना, प्रमोट करना यूनिटी को, कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो पीस के साथ कंट्री में रह सके। दूसरा क्या है, व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो रीजन है, अलग अलग रीजन में जो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं उनकी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना कंट्री में, ठीक है, जैसे कि हमने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। देन देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री ऑन टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे भी इंडिविजुअल पावर शेयरिंग होनी चाहिए। किसी एक के पास, जैसे कोई मान लो कोई एक वहां पे इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे भी पावर को शेयर किया जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। देन to power sharing they should also trust that each would abide by its part of the agreement, यानी कि जो पावर्स उन्हें दी गई हैं वो पावर्स वो एक्सरसाइज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजंस। ये पहले से एग्रीमेंट किया जाता है। An ideal federal government has both aspect mutual trust as well as the agreement to live together, ठीक है। जो भी लोग हैं उन पे पावर शेयरिंग की जाती है, तो पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे और साथ साथ जो पावर है वो किसी एक के पास ना रहे, ठीक है। दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज डन। ये हमारा सेवेंथ की फीचर है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। फ्रेंड्स, अगले पैराग्राफ में ना ये जो सेवेंथ हमारा की फीचर है ना, उसी से रिलेटेड बातें लिखी गई है। सेवेंथ की फीचर में हमने क्या डिस्कस किया कि जो पावर शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे कि फेडरलिज्म में यही तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद रीजनल गवर्नमेंट भी होती है कई कंट्रीज में, ठीक है, जैसे कि इंडिया में पंचायती सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पर पावर शेयरिंग हो रही है, तो जैसे कि मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 70% पावर है, उसके बाद 70% नहीं, लेट्स से 50% पावर है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास 30% पावर है और फिर जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके पास 20% पावर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर शेयरिंग हो रही है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अगर पावर शेयर की गई है तो उसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 7 पॉइंट से रिलेटेड है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अगर एक फेडरेशन है जैसे कि यूएसए,
दूसरी फेडरेशन है जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, फेडरल कंट्रीज हैं, यानी कि दोनों में ही पावर शेयरिंग हो रही है, लेकिन एक कंट्री में पावर शेयरिंग अलग टाइप से हो रही है, दूसरे में अलग टाइप से पावर शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या है वो अलग अलग टाइप वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसी में से मेन क्वेश्चन आता है, अभी हमने जैसे कि की फीचर्स डिस्कस करे, इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। आपको इस साथ के साथ जो की फीचर हमने डिस्कस किए ये याद होने चाहिए, आप इन्हें समझ लो ताकि आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इन्हें लिख सको, ठीक है। आगे वापस आते हैं यहाँ पे, दिस बैलेंस हमने पढ़ लिया। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू व्हिच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, दो हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या मतलब है इसका, हम यहाँ पे दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि दो टाइप जैसे कि फेडरेशन फॉर्म होती है। देखो एक तो फेडरेशन फॉर्म कब होती है, जब अलग अलग स्टेट्स हैं। एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, मान लो इंडिया में एग्जांपल ले रहे हैं कि 28 स्टेट्स हैं। अब ये 28 स्टेट्स क्या डिसाइड करते हैं कि हम अपनी एक सेंट्रल एक फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे, एक यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे जो हम सबको गवर्न करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप हम क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो साथ आते हैं और एक बड़ी गवर्नमेंट यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जांपल ले लो किसका, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इनका ये तीनों ही कंट्री क्या है, फेडरल, इनमें फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं इन कंट्री के, जैसे यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे कंट्री को गवर्न करेगी, वो गवर्नमेंट ये फॉर्म करते हैं। इन टाइप की फेडरेशन क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ओके। अब दूसरा टाइप क्या है, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग वाइस द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, जहां पर बहुत सारे स्टेट्स जो उस कंट्री के होते हैं, जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, तो मिलकर एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि उन सब सारे स्टेट्स को क्या करेगी, गवर्न करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो स्टेट्स होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास इक्वल पावर होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है और जो प्रोविंसेस हैं जो मिलकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है उनके पास कम पावर है। ऐसा नहीं होता है इस टाइप में, ठीक है। अगले टाइप में ऐसा होता है, ओके, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। The second type क्या है? The second route is where a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government. ये है इंडिया का एग्जांपल। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जब इंडिपेंडेंट हुए हम, और उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया पावर को, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पावर दी, उन्हें पावर अपनी क्या दी, एक टाइप से आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को, यानी कि सारी पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब जो पावर है उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट में और उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया रीजनल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को डिवाइड किया, जबकि पहले टाइम में क्या था, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर अपनी पावर को एक जो है कंबाइन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक है, एक फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म की। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज किया है स्टेट्स में, और जो छोटे छोटे प्रोविंसेस है उनमें अपनी पावर को शेयर किया है। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स हैं, इनका नाम क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया है। एग्जांपल यहाँ पे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तो आपको डिफरेंस लिखना है और दूसरा पॉइंट आपको ये भी मेंशन करना है कि पावर कैसे डिवाइडेड होती है। हमने देखा कि कमिंग टुगेदर में पावर कैसे होती है कि ज्यादा पावर जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है ना, स्टेट्स में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर होती है इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा दी स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू दी स्टेट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को दिया स्टेट्स को, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है और वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट की पावर है उसे डिसेंट्रलाइज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनको कई बार स्पेशल पावर्स भी ग्रांट कर दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जो हमारे 7 की फीचर्स है फेडरलिज्म के, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए कि कैसे 2 टाइप से फेडरेशन फॉर्म होती है, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये हमने पढ़ा सेकंड टाइप। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। So we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the powers sharing arrangements in our country? तो हमने पिछले चैप्टर में श्रीलंका एंड बेल्जियम के कंट्री के एग्जांपल से समझा कि ये कितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनमें भी डाइवर्सिटी को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी अरेंजमेंट्स करनी पड़ी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए। लेकिन अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे कंट्री में तो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन है, रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी है। तो हमारे कंट्री में कैसे पावर को शेयर किया गया है, क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बने? एक ब्लडी पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये पार्टीशन बहुत ही पेनफुल था, काफी लोगों की डेथ हुई एंड इट इज कंसिडर्ड अ वेरी पेनफुल पार्टीशन। देन soon after independence several princely states became a part of the country and independence के बाद काफी जो princely states थे वो हमारे country का part बन गए। Then the constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of फेडरलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया? स्टेट्स का यूनियन, मतलब काफी सारे स्टेट्स एक साथ आए हैं एंड उन स्टेट्स के यूनियन से इंडिया बना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो इंडिया है वो जो फेडरलिज्म है उसी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन हम फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, ठीक है। नाउ let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. तो अभी हमने फेडरलिज्म के 7 फीचर्स के बारे में बात करें, तो ये सारे जो 7 फीचर्स है ना, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं, ये सारे अप्लाई होते हैं। तो इसलिए हम क्या है, एक फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है, ठीक है। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state governments. तो Constitution ने सबसे पहले two-tier federation की, two-tier government की बात करी थी। यहाँ पे लिखा है two-tier system of government कि 2 टायर होंगे हमारी गवर्नमेंट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश के लिए होती है एंड एक स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट या प्रोविंस के लिए होती है, ठीक है। Then later a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. लेकिन फिर बाद में एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया था, किसकी फॉर्म में? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में। इसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं एंड इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है। So as in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. तो किसी भी फेडरेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, अलग अलग जो टायर्स हैं गवर्नमेंट की, उनके पास अपनी पावर होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो सेपरेट होती है। जुरिस्डिक्शन मतलब वो एरिया जहाँ पर वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स, वो एरिया जहाँ पर वो लॉ बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो वो जुरिस्डिक्शन होगा उसका, ठीक है। जैसे कि पंचायत जो है वो सिर्फ विलेज से रिलेटेड इश्यूज पर ही डिसीजन ले सकती है, तो वो उसका जुरिस्डिक्शन हो गया, ठीक है। द एरिया इन विच वी कैन गवर्न एंड टेक डिसीजंस, ठीक है। तो हर एक टायर ऑफ गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सेपरेट है एंड दे एंजॉय देयर सेपरेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। The Constitution clearly provided threefold distribution of legislative powers between the Union government and the state government. तो Constitution ने भी क्या है, एक थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रखा है कि कैसे जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की यूनियन गवर्नमेंट है वो किन सब्जेक्ट्स पर, किन टॉपिक्स पर लॉ बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन एरिया पर कौन से टॉपिक से रिलेटेड वो लॉ बना सकती है। तो ये तीनों के एंड कॉन्करेंट लिस्ट है वो लिस्ट जिसमें यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप की लिस्ट है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंट्री से रिलेटेड हैं, जो कि पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, इसीलिए इनको यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country। इनको यूनियन लिस्ट में क्यों डाला है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इन पर हमें जो लॉ चाहिए, जो पॉलिसी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरी कंट्री में। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स पर जो भी लॉ बनना चाहिए, जो भी पॉलिसी होनी चाहिए, वो सभी पूरे कंट्री के लिए सेम होनी चाहिए। स्टेट अपनी अगर पॉलिसी बनाएगा, इन पर डिसीजन लेगा, तो फिर वो वेरिएशन आएगी, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, इसीलिए इनको यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिसीजन लेना, उन पर लॉ बनाना सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। ठीक है, नॉट एनी अदर गवर्नमेंट। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट नाम से पता चल रहा है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। जो स्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं स्टेट लिस्ट में, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सारे क्या हैं, ये सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आगे ये थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है, मैं आपको लाइंस यहाँ पर मिस हो गई है, मैं खुद बता देती हूँ आपको। जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उन पर लॉ बनाना, डिसीजन लेना, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई, तो वो मैंने आपको खुद बता दिया। ठीक है, देन यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट स्टार्ट हो रही है। कॉन्करेंट लिस्ट की भी ये स्टार्टिंग की 2 लाइन मिस हो गई है, मैं आपको खुद बता देती हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, दोनों यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। मतलब ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज जिन पर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं एंड इन पर लॉज बनाना, डिसीजन लेना दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, तो वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। दोनों ही लॉ बना सकते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर उनके व्यूज मैच नहीं होंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट का दूसरा ओपिनियन होगा एंड यूनियन गवर्नमेंट का अलग ओपिनियन होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट आया तब क्या होगा, तब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका लॉ प्रिवेल करेगा। मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो माना जाएगा। ठीक है, if their law conflicts with each other, the law made by the union government will prevail। तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉ को फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, विच प्रोवाइड द एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन की कौन सी गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, देन आगे मूव ऑन करते हैं। सो what about the subjects that do not fall in any of the 3 lists, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? तो अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही वो यूनियन लिस्ट में है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया, तो इन सब्जेक्ट्स का क्या होगा फिर। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, उन सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। एंड इन सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने की, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो यूनियन गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, एंड इन्हें बोला जाता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने सारे अब सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब आगे मूव ऑन करते हैं।
So we noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. तो ये तो हम जानते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस का होती है जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर देती है अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट। तो लेकिन वहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें किसी के पास स्पेशल पावर्स दी गई है, किसी को कम पावर्स दी गई है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, ठीक है। पावर शेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है। नाउ थस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे कि एग्जांपल है इसका असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। दे एंजॉय स्पेशल पावर्स, यानी कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई है और कुछ स्टेट्स को नहीं दी गई है। तो पावर शेयरिंग क्या है, अनइक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर, अभी यहाँ पे स्पेशल इनको स्टेटस क्यों दिया गया, इनको स्पेशल पावर क्यों दी गई है इन स्टेट्स को, क्योंकि देखो जो आर्टिकल 371 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहां पे ड्यू टू देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस का रीजन क्या है कि वहां का जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो इन स्टेट्स में असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, ट्राइबल लोग रहते हैं, तो इनको कुछ स्पेशल स्टेटस देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ स्पेशल राइट्स इन्हें दिए गए हैं द आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली इंजॉयड इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। देखो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जो भी खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए उन्हें स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, और गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि थोड़े पिछड़े हुए इलाके से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, तो स्पेशल प्रोविजन दिए गए ना इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इनको क्या दिए गए, स्पेशल पावर दी गई है इन स्टेट्स को, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इन दी गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको क्या दिया जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन दी जाती है, ओके। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। और अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, तो आप मान लो कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मिजोरम में जाके लैंड नहीं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन इन स्टेट्स में बनाए गए हैं। सिमिलर स्पेशल, आगे रीड करते हैं, सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर समवॉट अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। असम, नागालैंड, मिजोरम, ये स्टेट्स तो हैं ही, साथ साथ और दूसरे स्टेट्स को भी स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. अब देखो जैसे कि जो हमारी इंडियन टेरिटरी है वहां पे कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं जो जिसे हम किसी और स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सकते हैं, और वो इतनी छोटी है कि हम उन्हें कोई इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बना सकते हैं। तो क्या करा जाए, तो उन्हें हम बना देते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है यूनियन टेरिटरीज क्यों फॉर्म की जाती है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल यूनिट्स होती है टेरिटरी की जो इतनी छोटी होती है कि हमें या तो हम इन्हें कोई इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बना सकते हैं, और ना हम इन्हें स्टेट से ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है ना, जैसे कि लक्षद्वीप है तो हमने उसके आसपास जो स्टेट है उसमें उसे मर्ज कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, सो ये जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। और state but which could not be merged with any of the existing state, these are like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi. दिल्ली भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, are called union territories. These territories do not have powers of a state, क्योंकि देखो ये कोई स्टेट थोड़ी है, तो इनके पास कोई स्टेट की पावर भी नहीं है। And the central government has special power in running these areas. अब देखो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं इनकी खुद की, तो इनको कौन रन करता है, यहाँ पे लॉज कौन से अप्लाई होते हैं, सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लॉज इन एरियाज में अप्लाई होते हैं, यानी कि यूनियन जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो इन यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन टेरिटरीज पे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, वहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. और ये जो पावर शेयरिंग हुई है ये कोई ऐसी पावर शेयरिंग नहीं कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट ये चलो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं इनका कंट्रोल यूनियन टेरिटरीज का, ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रोविजन है कि भाई कितना यहाँ पे पावर एक्सरसाइज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कितनी अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं, सब कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कुछ भी ऐसा अंधाधुंध नहीं चल रहा है। देन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to its
has to be first passed by both the House of Parliament, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, with at least 2/3 मेजोरिटी। यानी कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है ना, जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो जुरिडिक्शन एरिया है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। और जैसे कि अगर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसे रिसोर्सेज या डेवलपमेंट करना है अपने स्टेट में, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कौन से टैक्सेस को वो कलेक्ट कर सकती है, और कौन से सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कौन से सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो जैसे जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उन्हें कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो जितने भी प्रोविजन है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन्ड है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास होगा उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। यानी कि जैसे कि हमारे टोटल स्टेट्स कहते हैं 28 है, तो मिनिमम 14 स्टेट्स की इस पे एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए, तभी चेंज वहां पे होगा एक्सेप्टेड, ठीक है। ये यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है। तो जुडिशरी की बात कर लेते हैं। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो देखो ये जो जुडिशरी का रोल है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फेडरलिज्म के जो हमने 7 की फीचर्स डिस्कस करे थे कि जुडिशरी एक टाइप से अंपायर का काम करती है कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से उसको ठीक करती है, और अगर कोई पनिशमेंट देनी होती है तो उस हिसाब से पनिश करती है, ठीक है। तो ये जुडिशरी का काम होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, की भाई यहाँ पे पावर गलत एक्सरसाइज की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन एरिया के बाहर अपनी पावर्स का यूज कर रही है, तो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो जितने भी डिस्प्यूट है ना कौन सुलझाता है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट, ओके। अगर स्टेट लेवल पे डिस्प्यूट है, देन in case of any dispute about the division of power, the high courts and the supreme court made a decision. The union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाना है, रोड बनाना है, कुछ भी करना है, अगर उसके लिए पैसे की जरूरत है तो इन गवर्नमेंट के पास राइट है टू कलेक्ट दी टैक्स। यानी कि जो सिटीजन है जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट का राइट है कि वो उन टैक्स को कलेक्ट कर सकती है और सिटीजन के बेटरमेंट के लिए उन्हें अप्लाई कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, हमने जुडिशरी का रोल डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैप दिया गया है, इसमें हमें क्या दिखाया गया है, इंडिया इन 1947। तो देखो अगर आप अभी का पॉलिटिकल मैप देखोगे इंडिया में तो उसमें हमारे 28 स्टेट्स हैं, लेकिन जब 1947 का मैप अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। अलग अलग प्रोविंसेस में जो है कंट्री डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हो हैदराबाद, मैसूर, तो ऐसे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सेंट्रल इंडिया है, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस है। तो प्रोविंसेस में पहले हमारा जो कंट्री था वो डिवाइडेड था इन द ईयर 1947। यहाँ पे देखो वेस्ट पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारा ईस्ट पाकिस्तान है। पहले बांग्लादेश भी डिवाइडेड नहीं हुआ था, है ना। सो हियर इज द मैप ऑफ 1947, आप इसे देख सकते हो, ओके। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया इट इज नॉट merely बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। देखो फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेस हो पाया है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से ही नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन वही एक रीजन नहीं है जिस वजह से फेडरलिज्म इंडिया में सक्सेसफुल हो पाया है। सो और क्या रीजन है? The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country। जो real reason है जिस वजह से federalism successful है हमारी country में, वो क्या है कि हमारी जो democratic politics है उसका nature क्या है। हमारे देश में जो democratic politics है उसके nature की वजह से जो federalism है वो successful हो पाया है। Okay, this ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country। तो इससे क्या हुआ, जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है उससे क्या हुआ कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करी जाने लगी। लोग डाइवर्स हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट हमने किया, ठीक है। हम एक साथ रहना चाहते हैं, एक देश बन के रहना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये जो हमारे शेयर्ड आइडल्स हैं इसी वजह से फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पाया है हमारी कंट्री में, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैज हैपेंड। अब फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया गया है अब उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब
जब हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को बनाते हैं, दोज आर नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जब लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स बनाते हैं वो होते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। So, the creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. Linguistic states को बनाना, linguistic states की creation होना, ये सबसे पहला एंड सबसे मेजर टेस्ट था जो कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हुआ, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो कंट्री है वो डिवाइड हो जाएगा, कंट्री में यूनिटी रहेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ, वी मैनेज्ड इट वेरी वेल एंड कंट्री में यूनिटी बनी रही, ठीक है। तो ये सबसे पहला टेस्ट था जो कि हुआ फेडरलिज्म को सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल होगा या नहीं, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of the changes. अगर आप 1947 का पॉलिटिकल मैप देखोगे हमारी कंट्री का एंड अभी 2019 का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे इतने ज्यादा चेंजेस को देख के। पहले हमने अभी 1947 का मैप देखा भी था कि पहले हमारी कंट्री में इतने ज्यादा स्टेट्स नहीं थे, लैंग्वेज की बेसिस पर स्टेट्स नहीं बने हुए थे, ठीक है। लेकिन अब 2019 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए हैं, ज्यादा स्टेट्स बन गए हैं एंड लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं, ठीक है। सो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सीइंग द चेंजेस दैट हैज हैपेंड। So many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. काफी old states vanish हो चुके हैं and काफी नए states बन गए हैं। जैसे recently अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना स्टेट बना, तो काफी नए states बन गए हैं, areas को, boundaries को, names को change कर दिया है, ठीक है। So in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. ठीक है, उनकी boundaries को change किया गया ताकि नए states बनाए जा सके। Okay, this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. तो देखो ऐसा क्यों किया गया था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्यों बनाए गए थे, ताकि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो एक साथ एक एरिया में रह सके, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया उनको, लेकिन मोस्टली जो ज्यादा पॉपुलेशन है एक लैंग्वेज बोलने वाली वो एक ही जगह पर रह सके, इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए ताकि लोग इजीली अपना काम कर सकें। बिकॉज अगर मान लो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहेंगे तो कितना ईजी हो जाएगा उनके लिए कम्युनिकेट करना, उनके लिए काम करना, ठीक है। अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो उनके लिए कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट इनकन्वीनियंस फॉर देम। इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाया गया एंड एक लैंग्वेज के लोगों के लिए एक स्टेट बना दिया। जैसे मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र है, ठीक है, हरियाणवी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा है, पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब है। तो ऐसे लैंग्वेज के बेसिस पर ये स्टेट्स बनाए गए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ओके। एंड सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर ही नहीं, कल्चर, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी के बेसिस पर भी स्टेट्स को बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पर तो एथनिसिटी के बेसिस पर स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश में से सेपरेट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ऐसे ही झारखंड, तो ये स्टेट्स हैं जिनको कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी के बेसिस पर बनाया गया था। सो सिर्फ लैंग्वेज ही क्राइटेरिया नहीं है, ये भी क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर नए स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। नाउ आगे रीड करते हैं। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो जब ये डिमांड उठने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनने चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने चाहिए, तो काफी जो नेशनल लीडर्स थे उन्हें डर लग रहा था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनेंगे तो इससे क्या होगा, कंट्री डिवाइड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो स्टेट्स डिमांड करने लगेगी कि हमें तो सेपरेट कंट्री बनाना है, जैसे श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो अपना डिफरेंट स्टेट बनाना चाहते थे, डिफरेंट कंट्री बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा ही अगर इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन श्रीलंका में ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज उनके राइट्स को, उनकी नीड्स को इग्नोर किया जा रहा था। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो बना दिए लेकिन हमने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, अकोमोडेट किया, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उस टाइम नेशनल लीडर्स को काफी डर लग रहा था कि अगर ऐसा हमने करा तो इससे क्या होगा, कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओके। Then the central government resisted linguistic states for some time and जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना, ये जो डिसीजन है इसको काफी टाइम तक रेजिस्ट किया, मतलब इसके बारे में इतना सोचा नहीं एंड इसको रेजिस्ट करते रहे, आगे टालते रहे, ठीक है।
But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है तो इससे हमें रियलाइज हुआ है, इससे ये प्रूव हुआ है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना, इससे कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, इससे हम और ज्यादा यूनाइटेड बने हैं. बिकॉज वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है, कम्युनिकेट करना ईजी हो जाता है. एंड ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक स्टेट को, किसी एक लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी को हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हम यूनाइटेड होके रह रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं वो सक्सेसफुल रहे एंड दे डिड नॉट डिसइंटीग्रेट आवर कंट्री. ठीक है ना, अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में. तो सर द सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. ये पहला टेस्ट तो हमने देख लिया लिंग्विस्टिक स्टेट, कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के हमने टेस्ट किया कि फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहा या नहीं. सो इट वाज सक्सेसफुल इन आवर कंट्री. अब दूसरा जो टेस्ट हुआ वो था हमारी लैंग्वेज पॉलिसी. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है. ठीक है, हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ओके, हिंदी was identified as the official language. हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जाता है, वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी हैव अ ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज हिंदी. English is also our official language. ठीक है, then but Hindi is the mother tongue of only about 40% of the Indians. हिंदी को नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं माना गया, क्यों नहीं उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया? बिकॉज इंडिया के सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं, उनकी मदर टंग हिंदी है, सिर्फ 40% लोग ही हैं. बाकी के जो लोग हैं वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं. इसलिए ये सही नहीं होगा कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें, बिकॉज देयर आर पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, सो therefore there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. तो हिंदी के साथ साथ और लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए क्या किया गया, स्टेप्स लिए गए. बहुत सारे सेफगार्ड्स किए गए, जैसे कि हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ठीक है, then languages by a candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. अब ऐसा कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल लेवल पर अगर किसी भी एग्जामिनेशन को किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन के लिए अगर वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है तो वो इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में से एग्जाम दे सकता है. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकता है फ्रॉम दीज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. ठीक है, इफ ही इज गिविंग एग्जाम फॉर अ पोजीशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, देन state to have their own official languages. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. States की भी अपनी official languages होती हैं and state में जो ज़्यादातर government का जो काम होता है वो उन्हीं के official languages, उस state की जो official language है उसी में होता है. ठीक है, then unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. अब देखो, श्रीलंका के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे श्रीलंका में जो वहाँ के जो लीडर्स थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सिर्फ सिन्हाला को प्रमोट किया, सिन्हाला की डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर दिया, तमिल लैंग्वेज एंड और दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनको इग्नोर किया. तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो अलग अपने कंट्री की डिमांड करने लगे. लेकिन हमारे देश में जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही कॉशियस तरीके से, बहुत ही केयरफुल तरीके से हिंदी को स्प्रेड किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965 में स्टॉप होना था. ठीक है, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर कर लिया था, लेकिन उसको सिर्फ 1965 तक ही माना गया था कि इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ 1965 तक. लेकिन फिर उसको आगे कंटिन्यू किया गया बिकॉज जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे, वो स्टेट्स जिनमें हिंदी को नहीं बोला जाता था, हिंदी लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, तो उन स्टेट्स में इंग्लिश से ही कम्युनिकेट कर पाते थे. इसलिए वो डिमांड करने लगे, वो प्रोटेस्ट करने लगे कि इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आगे भी यूज किया जाना चाहिए. ठीक है,
So, however, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. जो non-Hindi speaking जो states थे जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती वो डिमांड करने लगे कि इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज वो तो हिंदी नहीं बोलते, अब हिंदी के अलावा वो इंग्लिश में ही इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए इंग्लिश के लिए प्रोटेस्ट किया जाने लगा कि उसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आगे भी यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, देन in Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. And तमिलनाडु में तो ये जो मूवमेंट था कि इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाना चाहिए, तो ये जो तमिलनाडु में जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया था। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एग्री कर दिया कि इंग्लिश एंड हिंदी इन दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। सो दीज बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, then many critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be official policy of the government of India. ठीक है, देखो काफी लीडर्स का ये मानना था कि ऐसे अगर हम इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे तो इससे जो इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट हैं उनका फायदा होगा, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी भी जो है हिंदी को ही कंटिन्यू करने में, हिंदी को ही स्प्रेड करने में उसकी जो है ऑफिशियल पॉलिसीज हैं। ठीक है, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। देखो जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करती है, स्प्रेड करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है हिंदी लैंग्वेज को उन स्टेट्स पर जहां हिंदी नहीं बोली जाती। जहां हिंदी नहीं बोली जाती दैट्स ओके, आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्रमोट कर सकते हो आप किसी भी लैंग्वेज को, बट यू कैन नॉट इम्पोज फोर्सफुली दैट लैंग्वेज टू एनीवन हु डज नॉट स्पीक दैट। ठीक है, सो then the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. तो ये जो flexibility थी, ठीक है, कि हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया। ठीक है, एंड सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट है। 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम सेंट्रल लेवल पर एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करी है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, इस वजह से क्या हुआ है कि लैंग्वेज के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ हमारी कंट्री का, एंड वी हैव बिकम यूनाइटेड एंड वी हैव स्टेड यूनाइटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी हैव नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में हमने क्या देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर वहां कॉन्फ्लिक्ट हुए, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने शो करी, अकोमोडेशन शो करी, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हमने लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर ली। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। सो restructuring the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो देखो जो सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इनके रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना, इससे क्या हुआ है, इससे जो फेडरलिज्म है वो हमारी कंट्री में और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। ठीक है, देखो फेडरलिज्म डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेंटर स्टेट के रिलेशंस पर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छा है, पावर डिवाइडेड है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इससे क्या शो होगा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग है हमारी कंट्री में। तो उन सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस पर ही डिपेंड करता है कि कंट्री में फेडरलिज्म कैसी है। ठीक है, सो how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. तो रियल लाइफ में जो पावर शेयरिंग की जो अरेंजमेंट्स हैं रियल लाइफ में किस पर डिपेंड करता है, रूलिंग पार्टी के लीडर्स पर। रूलिंग पार्टी के लीडर्स कैसे इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि पावर शेयर की क्या अरेंजमेंट्स हैं, पावर शेयरिंग को कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो रियल लाइफ में ये डिपेंड करता है रूलिंग पार्टी के लीडर्स पर। कैसे, देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर and in most of the states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. देखो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक क्या होता था कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, एक ही पार्टी रूल करती थी। तो इससे क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट की तरह अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती थी। हम जानते हैं कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों के पास अपनी पावर होती है एंड दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता फेडरलिज्म में। लेकिन
लेकिन पहले क्या होता था, एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी, तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाती थी एंड वो एक ऑटोनॉमस मतलब एक इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट की तरह अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, ठीक है। As and when the ruling party of this at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. अगर ऐसा हो भी जाता था कि मान लो सेंट्रल लेवल पर कोई किसी पार्टी की गवर्नमेंट है एंड स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, किसी और रूलिंग पार्टी की किसी और पार्टी की सरकार बन गई, तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, उसकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ऐसा होता था पहले 1990 से पहले। 1990 में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी दूसरी पार्टी की बन भी जाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी, ठीक है, उसे डिसमिस करने की कोशिश करती थी, ठीक है। देन in those days the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of फेडरलिज्म। तो उस टाइम में क्या होता था, उस पहले की टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ऐसा होता था तो उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करके वो क्या करते थे, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे जो कि राइवल पार्टीज द्वारा कंट्रोल करी जा रही है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट में किसी राइवल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है तो फिर उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करके उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते थे, उनकी पावर्स को डिसमिस करने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो अंडरमाइन हो रही थी। हमें पता है कि जितना ज्यादा अच्छा रिलेशन होगा सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उतनी ही ज्यादा फेडरलिज्म स्ट्रांग होगी। लेकिन जब ऐसा हो रहा था, जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही थी, तो इससे जो फेडरलिज्म है उसकी स्पिरिट भी अंडरमाइन हो रही थी, फेडरलिज्म वीक हो रही थी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो अब 1990 में एक चेंज आया। क्या चेंज आया? ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। लेकिन 1990 के बाद ये सब सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। कैसे? देखो, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ था कि काफी स्टेट्स में क्या होने लगी थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज होने लगी थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी थी, ठीक है। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। एंड इस टाइम पीरियड में ये एक एरा था कोalition गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट बनने लगी थी सेंटर लेवल पर। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिल पाती तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं, एक गठबंधन फॉर्म कर लेती हैं, एंड जब वो गवर्नमेंट बनाती हैं, गठबंधन की सरकार जब वो अपनी सरकार बनाती है, जब गठबंधन बना के वो अपनी सरकार बनाते हैं तो उसे बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट। तो 1990s के टाइम पर क्या हुआ था, कोalition गवर्नमेंट बनने लगी थी, किसी भी एक पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो सेंटर गवर्नमेंट है अब वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो सेंटर में सरकार बनाने के लिए भी उन्हें और जो स्टेट की और जो रीजनल पार्टीज होती थी उनकी हेल्प की जरूरत होती, वो उन्हीं के साथ अलायंस बनाते थे। तो इस वजह से अब वो उनकी पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है। एट द सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form government at the center। देखो उस टाइम क्या हुआ था, किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी लोकसभा में, तो इस वजह से क्या हुआ, जो मेजर जो नेशनल पार्टीज थी, जो उस टाइम नेशनल पार्टीज थी, उनको क्या करना पड़ा, और दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस बनाना पड़ा, गठबंधन बनाना पड़ा। एंड उन पार्टीज में रीजनल पार्टीज भी आती थी, ठीक है, तो उनके साथ उन्हें अलायंस बना के फिर गवर्नमेंट बनानी पड़ी, कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो इस वजह से अब जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनी वो किसी एक पार्टी की नहीं है, वो काफी पार्टीज की कोalition गवर्नमेंट बनी है। तो इस वजह से अब वो किसी और पार्टी की अगर स्टेट में सरकार बन भी जाती है तो फिर वो उसको अंडरमाइन अब नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो उसको अंडरमाइन करेंगे तो फिर जो कोalition है वही टूट जाएगा, बिकॉज वो ही काफी पार्टी से मिलकर बना है, ठीक है। सो देन this led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर आया, ठीक है, पार्टीज के बीच में जो पावर है वो डिवाइड हुई। एंड इससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाने लगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट में किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार बन जाती है फिर उसको रिस्पेक्ट किया जाने लगा, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। देन दिस trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an
arbitrary manner and then इस ट्रेंड को सपोर्ट किया जाने लगा, इस ट्रेंड को सपोर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये डिफिकल्ट हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना एक आर्बिट्रेरी तरीके में, मतलब अपनी मन मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी, उसकी पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और मुश्किल हो गया था स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से डिसमिस करना। ठीक है, देन thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force। तो अब जो हमारी कंट्री में जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू दोज टाइम्स जब हमारा कंट्री बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उस टाइम से अगर हम आज कंपेयर करें तो आज जो फेडरल सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव है हमारी कंट्री में। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आगे हम डिस्कस करते हैं decentralization in India। So friends, now let's discuss about decentralization. So we noted above that federal government have 2 or more tiers of government। तो अभी तक हम यही तो डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके 2 लेवल्स होते हैं, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट एंड सेकेंड है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बट we have so far discussed हो गया, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री, इंडिया जैसे वास्ट कंट्री को रन करने के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए 2 टायर सफिशिएंट नहीं है, यानी कि 2 लेवल से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमें एक 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंडिया के जो स्टेट्स है वो कितने बड़े हैं, उनकी जैसे कि एग्जांपल ले लो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, मतलब पॉपुलेशन वाइज यहाँ पर क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन है, रशिया जितनी पॉपुलेशन है, जबकि एरिया वाइज देखे तो रशिया कितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश का साइज कितना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों के एफिशिएंट मतलब कंट्रोल करने के लिए, एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट के 3 लेवल्स जरूरी है। एंड उत्तर प्रदेश का हो गया। महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। अगर एरिया वाइज बात करें तो महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा है। ठीक है, मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, बहुत डाइवर्स है, अलग अलग रिलीजन ग्रुप के लोग यहाँ पे स्टेट्स में रहते हैं। ठीक है, thus there is a need for power sharing within these states। Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government। तो अभी हमने बेल्जियम के केस में जैसे कि देखा कि अगर जैसे हमने देखा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर नहीं की होती तो जो अलग अलग रीजनल ग्रुप्स थे उनके बीच में क्लैशेस होते रहते, और जैसे कि हमने देखा श्रीलंका के केस में सिविल वॉर हो गया था, वो हो जाता बेल्जियम में भी। लेकिन उन्होंने पावर को शेयर किया, पहले बेल्जियम की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि फ्रेंच लोगों की अलग गवर्नमेंट है, जो जर्मन लोग हैं उनकी अलग गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या ये लोकल गवर्नमेंट्स उन्होंने फॉर्म की, ताकि जैसे कि मान लो कोई जर्मन बंदा है तो उसके जो इंटरेस्ट है, उसको जहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसे जैसे जॉब नहीं मिल रही है या फिर कोई जर्मन यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है, तो उसके लिए उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकता है अपने लीडर्स के साथ, जो जर्मन लीडर्स है। ठीक है, इसीलिए रीजनल गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग जो रिलीजन या अलग अलग जो कास्ट के लोग होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके अलग अलग गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। इन्हें हम कहते हैं रीजनल गवर्नमेंट, इसीलिए इनकी नीड है इंडिया में भी। ओके, क्योंकि इंडिया भी बहुत डाइवर्स कंट्री, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसीलिए यहाँ पे पावर शेयरिंग की जरूरत है। 2 लेवल्स तक पावर शेयरिंग हुई, अच्छी बात है, लेकिन एक और लेवल यहाँ पे होना चाहिए, विच इज द 3rd लेवल, लोकल गवर्नमेंट वाला। ठीक है, You get thus resulted a 3rd tier of government called the local government। इसी के बारे में अभी हम कुछ 3-4 पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। When power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization। इस वर्ड को ध्यान से देखो, decentralization। पहले पावर कहाँ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि सेंटर की पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि डिवाइड कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थोड़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, थोड़ी पावर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी। तो यहाँ पे जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दे दी गई है। ओके, फॉर द efficient functioning of the country। The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level। People have better knowledge of problems in their localities। यानी कि देखो
कोई स्पेसिफिक अगर लोकेलिटी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हो सकता है बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पर, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको पता है ना कि क्या प्रॉब्लम है, और वो किससे डिस्कस करेंगे, जो वहाँ पर रहने वाले, जैसे कोई वहाँ पे उसी एरिया में रहता है तो उसका जो लीडर होगा उसी के साथ डिस्कस करेंगे, उसको इम्प्रूव करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा ना। इसीलिए यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट्स की बहुत ज्यादा नीड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो लोकेलिटी के लोग हैं दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, देन they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level it is possible for the people to directly participate in the decision making. देखो अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले रही है, चाहे जितने भी, मान लो हरियाणा का एग्जांपल ले लो, हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे इतने सारे गाँव हैं, इतने सारे विलेजेस हैं, तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स है उन्हें इतना आइडिया है ही नहीं कि भाई इस गाँव में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता होगा, इतने सारे गांव हैं तो कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट की नीड आ जाती है। हर एक गांव के लिए, हर एक सिटी के लिए एक सेपरेट रीजनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि उस अपने जो उनका ज्यूरिडिक्शन एरिया है उससे रिलेटेड वो डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। ये उनको सेपरेट पावर दे देनी चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। सो दिस हेल्प टू इनक्यूलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे यही हमने डिस्कस किया कि बेटर आइडियाज उन्हें होता है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है लोगों को डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कि लोगों द्वारा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स को कौन सिलेक्ट करता है, जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वही तो वोट करके अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें भी सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। So next paragraph read करते हैं। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there were been several attempts to decentralize the power to the level of villages and towns. ठीक है, तो बहुत इसकी मतलब बहुत बार यहाँ पे कोशिश की गई है कि जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट से और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दी जाए टू दी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट है। आगे रीड करते हैं। So, villages and the municipalities in the urban areas were set up in all the states. यानी कि villages में लोकल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, देखो हमारा थर्ड टायर क्या है, लोकल गवर्नमेंट वाला। अब लोकल गवर्नमेंट के भी अलग अलग नाम है, जैसे कि अर्बन एरिया में इस लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि करनाल की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे विलेजेस में से क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है, लेकिन ये क्या हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर हो गया। रीड करते हैं। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब देखो प्रॉब्लम्स थोड़ी बताई जा रही है कि जब ये शुरू में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो इलेक्शंस होते थे वो इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे थे। जैसे ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं किए जा रहे थे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, थस देयर वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। यानी कि देखो हर एक गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, लेकिन उनके पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो कैसे फंक्शन करेंगे। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। A major step towards decentralization was taken in 1992. फिर 1992 में क्या हुआ वो रीड करते हैं। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. तो देखो 1992 से पहले भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब उसे इफेक्टिव बनाया गया इन दी 1992 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए, उन्हें हम रीड करते हैं। Now it is a constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government body. यानी कि पहले क्या होता था, जो इलेक्शंस होते थे उन्हें रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया गया कि इलेक्शंस हेल्ड होने चाहिए इन दी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, इन दी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो यहाँ पे क्या किया गया, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वहाँ पे भी वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व की जाती है। जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल सीट रिजर्व कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो वहां पर भी यही अमेंडमेंट हुआ कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। यानी कि अगर 1/3 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें 1/3 जो सीट्स थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है
An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct the पंचायत and municipal elections. प्रॉब्लम हमने ऊपर डिस्कस करी, क्या प्रॉब्लम डिस्कस करी कि यहाँ पे जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रहे थे. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. अब इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके क्या सही कर दिया गया कि एक ना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को बना दिया गया विच वाज द स्टेट इलेक्शन कमीशन. उसका क्या काम था कि रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट करवाना इन दी पंचायती राज यानी कि जो पंचायती सिस्टम है विलेज में एज वेल एज जो म्यूनिसिपैलिटीज है हमारे अर्बन एरियाज में. ठीक है, ये उनका काम था. तो यहाँ पे इलेक्शंस भी अब रेगुलरली कंडक्ट हो रहे हैं. वुमेन्स के लिए सीट भी यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है. अब आगे रीड करते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब देखो हमने एक और थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि उनके पास ना फंड्स नहीं थे, रेवेन्यू का सोर्स नहीं था जो लोकल गवर्नमेंट थी. तो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने कुछ रिसोर्सेज को रीजनल गवर्नमेंट को भी दे ताकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर सके. उन्हें जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो उनको मिलने चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया सम पावर्स एज वेल एज सम रेवेन्यू यानी कि पैसा. ठीक है, आगे रीड करते हैं. क्लियर हो गया डिसेंट्रलाइजेशन को 1992 के बाद कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया गया. क्वेश्चन इसमें से बन सकता है. ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज बाय द नेम ऑफ पंचायती राज. यानी कि देखो ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसे विलेज लेवल पे इसका क्या नाम है, इट इज द पंचायती राज. इस पंचायती राज का एक दूसरा नाम है ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत पंचायती राज एक ही नाम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत. दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड द पंच एंड अ प्रेसिडेंट और द सरपंच. तो यहाँ पे जो पंचायती राज है, जो पंचायती सिस्टम है, उसके हेड को हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं. आपने सुना भी होगा. और उसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं. एक सरपंच है हेड एंड पंच आर दी मेंबर्स. ठीक है, और इसका पंच का एक दूसरा नाम है वार्ड मेंबर्स भी आप कह सकते हो. सेम बात है. क्वेश्चन बन सकता है दैट हु इज द हेड ऑफ द पंचायती सिस्टम या फिर पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत. हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सरपंच इसका आंसर होगा. मेंबर्स का नाम होता है पंच. क्लियर हो गया. दे आर, अब इन्हें इलेक्ट कौन करता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट एरिया. यानी कि 18 से ऊपर के जितनी भी एज के लोग हैं, अडल्ट पॉपुलेशन है, वो इन्हें इलेक्ट करते हैं. इसके जो मेंबर्स होते हैं पंचायती राज के. इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. The पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा में क्या आते हैं, जो भी वोटर्स हैं उस विलेज के, जिन्होंने पंचायती जो पंचायती राज है इसमें जो मेंबर्स हैं उसके उनको इलेक्ट करा है. जो वोटर्स हैं बेसिकली दे आर द ग्राम सभा. ठीक है, सो ग्राम सभा हो गया. ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स. इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत. यानी कि जो हमारा पंचायती राज है या फिर हमारा जो ग्राम पंचायत है, सेम ही बात है. सो इनकी वर्किंग्स को सुपरवाइज करने का काम किसका है, ग्राम सभा का है, जिसके लिए यहाँ पे इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर. यानी कि 2 या 3 बार एक साल में. ठीक है, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. आगे रीड करते हैं. The local government structure goes right up to the district level. देखो हम जानते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव होते हैं, ज्यादा गांव भी हो सकते हैं, कम गांव भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के. तो अब यहाँ पे हर एक गांव में क्या है, पंचायती सिस्टम है. यानी कि हमारा जो पंचायती राज है, अब यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर. अब जैसे कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में मान लो 5 विलेज है, हर एक विलेज की जो पंचायती सिस्टम है वो अलग अलग है, पंचायती राज अलग अलग है. ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है 5 डिस्ट्रिक्ट की, वो कंबाइन होकर क्या बनाती है, एक और पंचायत बनाती है. उसका नाम देखते हैं, आगे रीड करेंगे उसके बारे में. इट इज कॉल्ड अ पंचायत समिति. इसका क्या नाम है, पंचायत समिति. इसी का दूसरा नाम है ब्लॉक. ठीक है, अगर आपको वर्ड है जैसे कि ब्लॉक, ब्लॉक का क्या मतलब है, जब बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं. ठीक है, सो ब्लॉक और इसका दूसरा नाम है मंडल. 3 नाम है इसके, पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल. ठीक है, the members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area. हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ग्राम पंचायत होती है उसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा, यानी कि जो वोटर्स हैं. अब ये यहाँ पे ये जो मैं ब्लॉक डिस्कस करा, जो हमारा पंचायत समिति है, इसके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, जो 5 विलेज हमने डिस्कस किया ना, 5 विलेज के जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स है वो इसको इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखो जो हमारा पंचायती राज है एक डिस्ट्रिक्ट का, उसके मेंबर्स 5 डिस्ट्रिक्ट के जो पंचायती राज है उनके मेंबर्स पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो हमारे ब्लॉक है, इसी का दूसरा नाम है ब्लॉक. ठीक है, आगे रीड करते हैं. द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर. हो गया, ऑल द पंचायत समितिस, ऑल द मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट
टुगेदर अब देखते हैं क्या बनाते हैं, कंस्टिट्यूट दी जिला परिषद। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मैं कह रहा हूँ पंचायती राज, पंचायती समिति, क्या मतलब है इसका, ग्राम सभा, तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले आता है हमारा पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज के बाद आते हैं हमारी पंचायती समिति, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा जिला परिषद। अब देखो पंचायती राज के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, हमारे जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे वोटर्स हैं, ग्राम सभा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पंचायती सिस्टम को, पंचायती समिति के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं, पंचायती राज के मेंबर्स, ठीक है। अब जिला परिषद की बात करते हैं। जिला परिषद कैसे फॉर्म होता है, जब बहुत सारी पंचायती समिति यानी कि बहुत सारे जब ब्लॉक्स मिल जाते हैं, सो दे फॉर्म अ जिला परिषद, ठीक है। इसको रीड करते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, इसको ज्यादातर इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात पहुंच चुकी है, जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो एमएलएज होते हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट मेंबर्स। जिला परिषद चेयरपर्सन हम क्या कहते हैं, इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ दी, इसको हम क्या कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं, जो जिला परिषद का हेड होता है। यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे रीड करते हैं। आपको क्लियर हो गया यहाँ पे पंचायती राज क्या होता है, पंचायती समिति क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, क्वेश्चन इनमें से बहुत बन सकते हैं। आगे रीड करते हैं फ्रेंड्स। सो सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया एज वेल एज म्युनिसिपैलिटीज। Okay, so similarly local government body exists for urban areas as well as municipalities are set up in towns। तो देखो हमने देखा कि रूरल एरियाज में ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, जो हमारा पंचायत, यानी कि पंचायत आप कह सकते हो, या फिर पंचायती राज कह सकते हो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को इन दी रूरल एरियाज। अब अर्बन एरियाज में इस लोकल गवर्नमेंट का नाम डिफरेंट है, विच इज दी म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि जो टाउन्स होते हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं, उनमें इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि करनाल का एग्जांपल ले लो, दिल्ली का एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इनको कौन गवर्न करता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, इनके अंदर कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, जो सिटीजन होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है बोथ द म्युनिसिपैलिटीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग, इन्हें कौन कंट्रोल करते हैं, इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। अब हमने डिस्कस किया कि म्युनिसिपल चेयरपर्सन, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी होती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसके हेड को हम क्या कहते हैं, चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन आप कह सकते हो। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट का मेयर, सो मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। चेयरपर्सन का दूसरा नाम है मेयर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है। रूरल गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया रूरल एरियाज में से हम क्या कहते हैं, अर्बन एरिया से इसे हम क्या कहते हैं, और ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है इसकी नीड क्या है, क्या 2 लेवल से काम नहीं चल रहा है। सो ये हमने इसकी नीड, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी शुरू में डिस्कस करी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो चुका है इस टॉपिक में से क्या आगे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर ही लिए। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। तो ये local government का जो नया सिस्टम आया है ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में जो कि कंडक्ट किया गया है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country। पूरे कंट्री में 36 lakhs about elected representatives हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में, ठीक है। Then this number is bigger than the population of many countries in the world। और ये जो नंबर है 36 लाख, ये नंबर काफी कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इतने ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में, ठीक है। Then constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। and ये local government का ये जो constitutional status है इससे क्या है, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा डीपन हुई है और स्ट्रॉन्ग ही हुई है, ठीक है।
It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties also. तो देखो इससे क्या हुआ है, लोकल गवर्नमेंट से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी हैं, डेमोक्रेसी में, एंड उनकी एक वॉइस बन गई है डेमोक्रेसी में, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। लेकिन इसके कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। हमने मेरिट्स तो देख लिए, इसके काफी फायदे हैं, लेकिन इसमें इसकी कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। क्या डिफिकल्टीज हैं? व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically, ग्राम सभास आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस को तो रेगुलरली होल्ड किया जाता है, इलेक्शंस को enthusiastically एंड रेगुलरली होल्ड किया जाता है, लेकिन ग्राम सभास को रेगुलरली नहीं हेल्ड किया जाता है। तो ये एक डिफिकल्टी हो गई। देन मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स, एंड काफी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने पावर्स को अभी तक लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया ही नहीं है। ठीक है, काफी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। देन नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, एंड उन्होंने एडुकेट रिसोर्सेज भी नहीं दिए हैं लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, वी आर thus still a long way from realizing the ideal of self government. तो अभी भी हमारा काफी लंबा रास्ता बाकी, काफी लंबी जर्नी बाकी है कि हम फाइनली एक सेल्फ गवर्नमेंट का आइडियल रियलाइज कर पाए। सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे लेफ्ट फॉर इट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। देन आगे ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। सो हमने सारे चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करी। सो वी होप कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से 100% क्लियर हो गया है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।